हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर को। इसमें अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ये जो हमारा सोर्स कहलाता है ये कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, और इसके वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है ये वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर? यानी कि यहाँ पर जो वी एम है वो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, जिसको कि हम लोग वोल्टेज एम्पलीट्यूड कहते हैं, और इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई है किसके साथ? साइन ओमेगा टी के साथ। यानी कि इस मैक्सिमम वैल्यू में वेरिएशन ये साइन ओमेगा टी कराता है, जो कि हमें एज अ यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वोल्टेज को जब हम अप्लाई करते हैं इस रेजिस्टेंस आर में, तो जो करंट की वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाली थी वो तो ये आर निकल कर आ ही रही है। फिर उसके बाद हमने ये देखा तीन चीजें हो गई, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। फिर देखा था इसका फेजर डायग्राम। क्या देखा था? फेजर डायग्राम, जो कि है ये। इस फेजर डायग्राम में हम लोग ने क्या देखा कि देखिए, जब यहां पर t इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं तो करंट की भी वैल्यू 0 है और वोल्टेज की वैल्यू भी 0 है। जब हम लोग t की कुछ वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, जब हम t की कुछ वैल्यू रख रहे हैं जिससे कि यहां पर ओमेगा t की वैल्यू π/2 निकल कर आ रही है। कितनी? π/2। ठीक है, t की कुछ वैल्यू रखी, उसकी वजह से ओमेगा t की वैल्यू π/2। उस जगह पर जो करंट की वैल्यू है वो भी मैक्सिमम हो रही है और वोल्टेज की वैल्यू भी मैक्सिमम हो रही है। ठीक है, और जो यहां पर वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड करंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब हमने इससे इसको निकाला था तो ये देखा था, ये एक्सप्रेशन निकल कर आता है कि ये जो आई एम है, आई एम हमारा होता है वी एम बाई आर। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ देखिए, वी एम की लेट अस सपोज वैल्यू 20 वोल्ट्स है और रेजिस्टेंस है 10 ओम का, तो ये क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर निकल कर आ रहा है। तो यहां पर सीधे साफ साफ हमें दिख रहा है कि वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू करंट। यहां पर ये हमें दिख रहा है। ठीक है, बट दोनों के दोनों सेम फेज पर हैं। सेम फेज का मतलब दोनों साथ में 0 है, दोनों साथ में ही मैक्सिमम हो रहे हैं, साथ में फिर 0 हो रहे हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहे हैं, फिर यहां पर 0 हो रहे हैं, फिर इसी तरीके से ये चीज वैल्यू आगे बढ़ रही है। तो इसे कहते हैं फेज में होना। भले ही आप और आपका फ्रेंड जो है आप लंबे हो और आपका फ्रेंड थोड़ा छोटा हो, बट आप दोनों कैसे हो? साथ साथ चल रहे हो। ठीक है, तो कहा जाएगा कि आप दोनों फेज में है, भले ही आपका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू करंट। आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यानी कि अगर आप वोल्टेज हैं तो आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और जो हम यहाँ पर करंट है उसकी वैल्यू कम है। और ये चीज यहाँ पर हम डिफरेंस का देखने को मिलता है, मैक्सिमम वाले में सबसे ज्यादा अंतर होता है। ठीक है, जब पीक वैल्यूज को देखते हैं। क्लियर? तो इन सब चीजों को हमने देखा था। उसके बाद पावर, एवरेज पावर निकाली थी। क्या निकाली थी? एवरेज पावर। तो एवरेज पावर को निकालने के लिए हमारे पास चीज क्या थी? एवरेज पावर कैसे निकल रहा था हमारा? एवरेज पावर निकालने के लिए सिंपली हम लोग इस चीज का इस्तेमाल कर रहे थे कि मान लीजिए कि एवरेज पावर हम लोग को निकालना है, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू ये और ये, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब एक ही चीज है। अब निकालना कैसे होता है इसको आई स्क्वायर आर कर देते हैं। ये हम लोग को पता है पहले से ही, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ही पढ़ कर आए। तो यहां पर जब इसको पुट करते हैं तो क्या बन जाता है? आई का स्क्वायर करने पे, आई यानी कि ये है, तो आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर जब करेंगे और इनटू आर करेंगे तो ये हो गया। ठीक है, तो जब इसको ऐसा किया, क्या बना यहां पर? आई एम साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर। इस तरीके से जब करेंगे तो ये बन जाएगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर। ये बना। तो अब देखो, आई एम कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आर भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो ये आ जाएगा बाहर। तो ये बन जाएगा क्या हमारा? इस जगह पर बन जाएगा, अगर इसकी बात करें तो ये बन जाएगा ये ऐसा, आई एम स्क्वायर आर बाहर आ गया और यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये चीज। क्लियर? तो जब ये ऐसा हो गया, अब यहां पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू, वो होती है हाफ। कितनी होती है? हाफ होती है। तो आई एम स्क्वायर आर और यहां पर 1/2।
हम लोग ने यहाँ तक अपना जो डेरिवेशन था उसको कर लिया था कि एवरेज पावर का एक्सप्रेशन ये निकल कर आया था, जिसको कि रीअरेंज अगर आप करें तो बन जाएगा ऐसा, एवरेज पावर इज इक्वल टू, या मीन पावर इज इक्वल टू, दोनों सेम ही चीज है, ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर आर बाई 2। ये निकल कर यहां तक एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। अब इसके आगे आप देखिए कि ये जो हमारा पावर का एक्सप्रेशन निकल कर आया है, ठीक है, ये जो पावर का एक्सप्रेशन निकल कर आया है, इस पावर के एक्सप्रेशन में यहां पर कौन सी चीज देखें कि इसको v और i के टर्म्स पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि i जैसे ये वाला है, आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग क्या करें, लिखें, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख दें कि वी एम इज इक्वल टू आई एम आर, ये लिख दें। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, आई एम इंटू आई एम आर बाई 2, जो कि बन जाएगा आई एम, और बन जाता है ये वी एम बाई 2, ये बन गया। क्लियर, ये हो गया। अब ये जो चीज बनी हमारी, ठीक है, इस पे फिर एक हम काम करते हैं, और वो काम ये होता है कि ये जो 2 है, ठीक है, यहां पर जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, √2 का स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? क्यों? क्योंकि √2 का स्क्वायर जब करेंगे 2 के बराबर ही आएगा, तो 2 को हम लोग √2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया √2 का स्क्वायर। अब इस √2 का स्क्वायर का मतलब है √2 इंटू √2, मतलब सिंपली हम ये डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि 2 को हम लोग ने लिख दिया √2 इंटू √2, ये चीज हमने लिख दी। तो जब ऐसा लिखेंगे तो ये बन जाएगा आई एम बाई √2 और वी एम बाई √2। ठीक है, ये बन जाता है। और यहां पर अब इस वैल्यू को, ये जो निकल कर आई है, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं, इस वैल्यू को हम लोग कह देते हैं RMS वैल्यू। क्या कहते हैं? RMS वैल्यू, IRMS, और इसको कहते हैं VRMS। यानी कि हमारे पास जो चीज निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि जो IRMS है, IRMS इज इक्वल टू IM बाई √2, ये निकल कर आया, और VRMS जो है वो निकल कर आया VM बाई √2, ये चीज निकल कर आई। क्लियर? अब RMS का मीनिंग क्या है, VRMS का क्या मीनिंग है, अब इन चीजों को हम लोग समझेंगे। बट अभी के लिए यहां पर आपको याद क्या रखना है कि पावर का हमने डेरिवेशन किया, ये पावर का एक्सप्रेशन तो ये यहां तक आ सकता है, ये भी सही है, बट यहां से हम लोग ने आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाया, यहां से यहां, और फिर जाकर पहुंचे यहां पर, और ये मिल गया हमें कि एवरेज पावर अगर हमें निकालना हो किसी रजिस्टर से कितना डेसिपेट होगा, जब उस रजिस्टर में AC वोल्टेज लगाया जाएगा तो पावर होगा इतना। ठीक है, एवरेज पावर इज इक्वल टू IRMS और VRMS। तो बस अब हमें समझना है कि ये RMS और वैल्यू क्या होती हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये चीज समझ पे आ गई कैसे हुआ? ठीक है, तो जो पावर का फॉर्मूला है हमारा वो ये निकल कर आ गया। ठीक है, अब समझते हैं इस IRMS और VRMS को कि इसका क्या मीनिंग है और कैसे इसको हमें करना है, कैसे निकालना है इसको। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी होती है वो होती है 1/2, और एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी जो होती है वो होती है 0। इसी तरीके से एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी जो होती है वो होती है 0, और एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ये होती है 1/2। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। ठीक है, क्योंकि अगर ये हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या डेरिवेशन वगैरह करते हैं, तो इन वैल्यूज़ की कई जगह पर ज़रूरत पड़ती है, तो इनको याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं हैं, बायो के हैं, तो इसके डेरिवेशन करने की बजाय आप इसका डायरेक्ट कर लीजिए, वरना जो अगर आप मैथ्स के हैं तो इसका आप डेरिवेशन करिए कि कैसे निकल कर आया है। ठीक है, तो ओवर द कंप्लीट साइकिल, तो इसका जो इंटीग्रेशन हमें करना है वो ये करना है सिंपली कि
साइन स्क्वायर ओमेगा टी यहाँ पर हमारा, और ये यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन इसको करना होगा, ठीक है, ओवर द टाइम डी टी, और यहाँ पर हमें इसको 0 to t इसको करना होगा 0 से t टाइम पर, और यहाँ पर भी हमें इसको जो इसकी वैल्यूज है उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है, इसकी ओमेगा टी की वैल्यू 0 to t, ठीक है। इस तरीके से हमें ये निकालना है, ठीक है। तो जो एवरेज वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। क्लियर? ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी नीचे लिखा हुआ है इस चैप्टर, ठीक है, कि किस तरीके से इसकी एवरेज वैल्यूज हमें निकालनी है। तो इसको आप इंटीग्रेट करके देखिएगा। क्लियर? ये थी सारी चीजें। अब बढ़ते हैं आगे, और जैसे हमने कहा आरएमएस, आईआरएमएस और वीआरएमएस निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम यहां पर चलते हैं। तो देखिए वीआरएमएस और आईआरएमएस, इनका मीनिंग क्या है? जो आरएमएस है उसका मीनिंग क्या है? अभी हम लोग ने देखा कि आईआरएमएस था IM/√2, तो इसका मीनिंग क्या है? और वीआरएमएस था हमारा VM/√2, ये चीज थी। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग हमें समझना है। तो आरएमएस क्या है पहले वो समझिए। आरएमएस का मीनिंग है रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस का मीनिंग है क्या? रूट मीन स्क्वायर। बट खास बात यह होती है कि जब हम आरएमएस वैल्यू फाइंड करते हैं तो सबसे पहले करते हैं स्क्वायर, फिर मीन निकालते हैं, फिर रूट निकालते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग जैसे मान लीजिए कि आपने अपने 10th क्लास में या छोटी क्लास में ये चीज करी होगी कि यहां पर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके नंबर आए हैं। तो स्टूडेंट ABCDE, ये 5 स्टूडेंट्स हैं, और इन 5 स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं। लेट अस सपोज इसके 10 आए हैं, इसके 12 आए हैं, इसके 14 आए हैं, इसके 20 आए हैं, ठीक है। इसको राउंड फिगर, सॉरी, वो 10 के मल्टीपल्स पे ले लेते तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, और छोटी वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। इसके 1 आए हैं, 2 आए हैं, इसके मान लीजिए 5 आए हैं, ठीक है। छोटी वैल्यूज ले लो, थोड़ा इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए 7 आ गए, इस पे 6 आ गए, और इनके 4 आ गए, इस तरीके से आ गए, ठीक है। और 10 के मल्टीपल्स पे रखा तो सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा। क्लियर? तो ये है इनके नंबर्स। ये क्या है? नंबर्स, ठीक। उसके बाद फिर अगर देखें तो इसका हम एवरेज निकालें अगर, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सिंपली अगर कह दिया जाए कि इनका एवरेज निकालिए, तो आप क्या करते हैं? एवरेज निकालने के लिए आप 10 + 50 + 60 + 20 + 40 यही करते हैं, हाँ है ना। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो, और फिर इसको 5 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा? ये 180 / 5 ये बन जाएगा, हाँ है ना। क्लियर? तो 180 / 5 ये हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ निकल कर आ गया एवरेज वैल्यू, ठीक है। क्लियर? अब उसके बाद अगर मैं कहूं रूट मीन स्क्वायर निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? रूट मीन स्क्वायर। तो इन्हीं नंबर्स के साथ कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, यानी कि एवरेज तो हमने ऐसे निकाल लिया। एवरेज कितना निकल कर आया इसका? एवरेज निकल कर आया 36। क्लियर? अब यहां पर जो प्रोसेस है रूट मीन स्क्वायर का, उसको कैसे परफॉर्म करते हैं? तो ये नंबर्स हो गए। नंबर्स के बाद हम लोग को अगर आरएमएस वैल्यूज निकालनी है तो सबसे पहले इन नंबर्स का करते हैं स्क्वायर। क्या करते हैं? स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर करिए, ये हो जाएगा 100। इसका स्क्वायर करिए तो 2500, इसका करेंगे तो 3600, इसका करेंगे तो 400, और इसका करेंगे तो 1600। ये निकल कर आ गया। तो ये इन नंबर्स का कर दिया स्क्वायर। फिर उसके बाद लेते हैं इनका मीन। क्या लेते हैं? इन सब का, सारे नंबर्स का मीन। तो इन सब नंबर्स का मीन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 + 2500। उसके बाद ये, तो इसको अगर जब हम लोग अगर सॉल्व करें तो कितना निकल कर आ जाएगा? ऐड करिए इसको, 25 + 36 + 400 + 1600,
ठीक है, तो यहाँ इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 25 प्लस 3600 ऐड किया तो 6100 आ गया इनको ऐड करने पे। ठीक है, उसके बाद इस पे 100 और ऐड हो जाएगा तो ये हो गया, यानी कि ये प्लस हो गया। इसके बाद 4 और ऐड हो जाएगा तो 6 ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पे 1600 को और ऐड कर देंगे तो ये और यहाँ पर 2 1 कैरी 7 8 8200 बन गया। क्या बन गया? 8200। तो इसका हम लोग ने क्या निकाल लिया? एवरेज निकाल लिया। इन सब अभी एवरेज डिवाइड भी तो करना है, 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड करेंगे जब। ठीक है, तो फिर हमारा क्या बन जाएगा? यहां पर एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज जो निकल कर आया वो निकल कर आ गया 1640। ये निकला है, नंबर्स थे, उन नंबर्स का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद एवरेज निकाला, और एवरेज निकालने के बाद अब हम यहां पर करेंगे इसका रूट। तो जब इसका रूट लेंगे, इसका जब रूट लेंगे हम लोग, तो रूट कितना निकल कर आ जाएगा 1640 का? ये अराउंड निकल कर आ जाएगा 40.49। ठीक है, तो अब देखिए ये जो वैल्यू निकल कर आई है, इन वैल्यूज का ये निकला हुआ है आरएमएस वैल्यू। क्या है ये? आरएमएस वैल्यू, इसको कहते हैं आरएमएस। क्या कैसे निकाला है हम लोग ने? स्क्वायर किया पहले सारे नंबर्स का, फिर एवरेज लिया, एवरेज लेने के बाद उसका रूट ले लिया। क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमें नंबर मिला एक, और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? आरएमएस वैल्यू कहते हैं इन नंबर्स की। जैसे कि एवरेज वैल्यू होती है वैसे ही आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, बात समझ पे आई कि जैसे एवरेज होता है वैसा ही कुछ होता है आरएमएस। तो अब देखिए आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू में डिफरेंस कितना है? 36 है और ये 40 है। ठीक है, इस पे एवरेज 36 है और ये 40 है। तो यहां पर जो नंबर्स है ना, ये यहां पर देखिए एवरेज क्या होता है कि हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं चीजों को, कि अगर 5 लोग हैं, इनके पास इक्वली होता तो कितना कितना सबके पास होता, तो निकल कर आता है कि 36 सबके पास होता। और आरएमएस वैल्यू में हम लोग उन नंबर्स का पहले स्क्वायर करते हैं, फिर एवरेज लेते हैं, फिर रूट लेते हैं। तो वो जो नंबर आता है हम लोग ये कहते हैं कि इन सारे नंबर्स का ये आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, जैसे एवरेज होता है वैसे ही ये आरएमएस वैल्यू होता है। तो सेम प्रोसेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं आईआरएमएस निकालने के लिए। यानी कि करंट की जो वैल्यूज होंगी, समय के साथ जो करंट की वैल्यूज होंगी, जैसे t = 0, t = 3, क्योंकि करंट का ग्राफ अगर हम लोग देखें तो ऐसा बनता है। तो करंट की जो वैल्यूज हैं, मान लीजिए यहां से यहां तक हमें फाइंड करना है, तो इन वैल्यूज को हम लोग पहले लिखेंगे, फिर उनका स्क्वायर करेंगे, उनका एवरेज लेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, तो जो निकल कर आएगा वही आरएमएस वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है? पर यहां पर क्योंकि जो करंट का हमारा एक्सप्रेशन है आई, वो कैसा है? आई एम साइन ओमेगा टी, यानी कि इस पे कंटिन्यूअस वेरिएशन है। यहां पर जैसे डिस्क्रीट चीजें थी, यहां पर वैसा डिस्क्रीटनेस नहीं है। यहां पर एक कंटिन्यूअस वैल्यू, यानी कि टी के लगातार बढ़ने के साथ साथ आई की भी वैल्यू लगातार बढ़ रही, फिर घट रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, फिर ऐसे आगे होता जा रहा है। बात समझ में आई? तो इसके लिए हम लोग प्रोसेस यही लगाएंगे कि अगर करंट का हमें आरएमएस निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन का करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए आई, इसको अगर देखें आई आरएमएस निकालना है तो आई = आई एम साइन ओमेगा टी, इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है आई आरएमएस। ठीक है, तो आई आरएमएस कैसे बनेगा? आई लिखिए सबसे पहले, इसका हमें आरएमएस, तो सबसे पहले स्क्वायर लगेगा, तो आई का स्क्वायर कर दीजिए। आई का स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, यानी कि बन जाएगा आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, और यहां पर आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, और ये स्क्वायर हो गया, यानी कि हमने स्क्वायर वाला चीज परफॉर्म कर दी। उसके बाद लेंगे मीन यानी कि एवरेज, और एवरेज निकालने का साइन होता है ऐसा, तो जब दोनों तरफ एवरेज लेंगे तो ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो आई एम स्क्वायर है कांस्टेंट वैल्यू, तो ये आ जाएगी बाहर, आई एम स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर आ गया ये। तो अब देखिए ओवर द कंप्लीट साइकिल जो एवरेज वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, वो कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? ये हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर बाई 2। ये निकल कर आ गया, और ये हो गया आई स्क्वायर, और उसके बाद उसका मीन ले लिया, यानी कि ये जो निकल कर आई है ये एमएस वैल्यू निकल कर आई है। ठीक है,
ये स्क्वायर वैल्यू थी, स्क्वायर्ड वैल्यू, ये मीन स्क्वायर्ड वैल्यू है। और जब इसका रूट मीन स्क्वायर्ड निकालना है तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर आई एम स्क्वायर बाई रूट का 1/2 जब करेंगे तो ये बन जाएगा आई एम बाई रूट 2। और इसी चीज को स्क्वायर, मीन और रूट, इस वैल्यू को ही हम लोग कहते हैं आई आर एम एस। आई का आर एम एस वैल्यू क्या कहा जाता है, आर एम एस वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आई आर एम एस वैल्यू निकल कर आ गई आई एम बाई रूट 2। ठीक है, इसी वजह से जो पावर का हमारा एक्सप्रेशन था, क्या था पावर का एक्सप्रेशन, कि जो हमारी एवरेज पावर थी, एवरेज पावर इज इक्वल टू आई आर एम एस और वी आर एम एस। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि वी एम बाई रूट 2 और आई एम बाई रूट 2 को हम लोग लिख सकते हैं आई आर एम एस। ठीक है, आई एम बाई रूट 2 को हम लोग आई आर एम एस लिख सकते हैं, इस वजह से हमने ऐसा लिखा था। ठीक है, अब समझ पे आ गया। तो हमने ऐसे ही नहीं लिख दिया, ये वैल्यू निकल कर आती है आई आर एम एस जब वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहां पर आई एम हो गई। ठीक है, आई एम बाई रूट 2 इज इक्वल टू आई आर एम एस, इसको इधर ही लिख देता हूं, वी आर एम एस और आई आर एम एस। ठीक है, तो आई आर एम एस हो गया आई एम बाई रूट 2 और वी आर एम एस हो गया वी एम बाई रूट 2, और ये हो गया एवरेज पावर का फॉर्मूला। ठीक है, और आई आर एम एस कैसे निकालते हैं ये मैंने प्रोसेस बता दी। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, वी आर एम एस भी निकाल लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग वी आर एम एस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी आर एम एस कैसे निकलिएगा, आप सबसे पहले लिखिए V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इस पे लगाइए, सबसे पहले आपको आर एम एस निकालना है, सबसे पहले करिए स्क्वायर, तो दोनों तरफ का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा वी स्क्वायर और ये हो जाएगा वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर उसके बाद लीजिए मीन, क्या लीजिए मीन, तो जब मीन लेंगे तो इसका मीन हो जाएगा ऐसे वी स्क्वायर ये, और इधर हो जाएगा वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये ऐसे मीन जब यहां पर लेंगे तो ये देखो कांस्टेंट वैल्यू है तो ये आ जाएगी बाहर, तो वी एम स्क्वायर और इसका साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि ये वैल्यू यही चेंज हो रही है समय के साथ, तो इसका जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है 1/2, तो वी एम स्क्वायर बाई 2, ये हो गया इस मीन स्क्वायर वैल्यू। फिर उसके बाद रूट जब लेंगे तो रूट लीजिए, स्क्वायर रूट लिया तो वी स्क्वायर यहां पर हो जाएगा अंडर रूट वी एम स्क्वायर बाई 2, जो कि हो जाएगा वी एम बाई रूट 2। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वी आर एम एस। ठीक है, वी आर एम एस वैल्यू ये हो गई। क्लियर, यहां तक बात समझ पे आई कि किस तरीके से हम लोग ने वी आर एम एस को कैलकुलेट किया। तो देखिए वी आर एम एस भी हमारा वी एम बाई रूट 2 ही निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर, यहां तक बात क्लियर। अब समझिएगा कि यहां पर हम वी आर एम एस वैल्यू आखिर निकालते क्यों हैं, कैसे निकाला हमने वो बता दिया, आई आर एम एस कैसे निकाला वो बता दिया। अब हम लोग इसको निकालते क्यों हैं, वी आर एम एस और आई आर एम एस, उसको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने देखा होगा घरों में 220 वोल्ट्स कहते हैं कि आ रहा है, और साथ में ये भी सुना होगा कि एसी आता है, एसी करंट होता है। ठीक है, एसी वोल्टेज होता है। तो अगर एसी वोल्टेज है 220 वोल्ट्स, तो फिर इसकी वैल्यू तो घटनी बढ़नी चाहिए। तो ये हम 220 वोल्ट्स बोलते किसको हैं, किस वैल्यू को, बात समझ रहे हैं, समझिएगा। 220 वोल्ट्स कहा जाता है कि घरों में आ रही है, तो 220 वोल्ट्स अगर घरों में आ रही है तो ये आखिर है क्या, क्योंकि एसी वोल्टेज तो घटता बढ़ता रहता है। और आपने कभी देखा हो जैसे एसी में जो वो लगता है हमारा स्टेबलाइजर लगता है, स्टेबलाइजर पे वोल्टेज शो करता रहता है। ठीक है, उस पर भी 220 240 230 इस तरीके से दिखता है। या फिर जो फ्रिज होती हैं, फ्रिज में स्टेबलाइजर जो लगते हैं, टीवी में तो अब बहुत कम लोग लगाते हैं, उस पर भी वरना स्टेबलाइजर तो लगाया ही जाता था, अब तो कोई नहीं लगाता, फ्रिज वगैरह पे भी कोई नहीं लगाते, बट हाँ एसी में अभी भी लगता है। ठीक है, बट फिर भी आपने कभी स्टेबलाइजर ना कभी तो देखे ही होंगे। तो उन स्टेबलाइजर में रीडिंग दिखती रहती थी कि वोल्टेज कम ज्यादा क्या कैसा हो रहा है। क्लियर, बट वो क्या करता था 220 वोल्ट्स या 230 के आसपास मेंटेन करके रखता था।
तो आखिर ये वैल्यू है क्या? तो एक्चुअली ये आरएमएस वैल्यू ही रिप्रेजेंट हो रही होती है उस पे, यानी कि ओवर द साइकिल जो एक इफेक्टिव वैल्यू मिलती है, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो एक इफेक्टिव वैल्यू होती है वो वीआरएमएस कहलाती है। ठीक है, बात समझ पे आई? तो वीआरएमएस जो हमने ये निकाला, ठीक है, यहां पर ऐसे इसको निकाला, तो वीआरएमएस के लिए हम जानते हैं कि वीआरएमएस क्या होता है, वीआरएमएस इज इक्वल टू वीएम बाई √2। क्या होता है? वीएम बाई √2, यही होता है। तो अगर वीआरएमएस में हम लोग √2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? यहां पर अगर वीआरएमएस रख दीजिए तो 220 इंटू √2, तो ये कुछ हमारा 311.12 ऐसा कुछ निकलकर, इतना वोल्ट्स निकलकर आ जाएगा। और ये जो वैल्यू निकल कर आती है, ये निकल कर आती है पीक वोल्टेज, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज। यानी कि अगर इस वैल्यू और इस वैल्यू को मैं एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो ये देखो ये हो जाएगी। मान लीजिए ग्राफ बनाए तो ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू यहां पर जैसे करंट है मान लो, ठीक है, तो अगर ये वोल्टेज होता, मान लीजिए यहां पर ये वोल्टेज का ग्राफ होता, तो क्या क्या मिलता हम लोग को यहां पर कि जो V है, ठीक है, ये वीआरएमएस है, यहां पर एक इफेक्टिव वैल्यू मिल रही होती। क्या मिल रही होती? हमें एक इफेक्टिव वैल्यू मिल रही होती। तो ये वाला जो वैल्यू होता, ये होता हमारा 220 वोल्ट्स, जबकि जो ये वाली वैल्यू थी वो थी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर, ठीक है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू थी ये वाली मैक्सिमम वैल्यू थी 311.12 वोल्ट्स। बात समझ में आई? और इस मैक्सिमम वैल्यू पे ही हमें कभी ये जीरो हो रही है, कभी फिर इधर जीरो हो रही है मैक्सिमम, फिर जीरो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो जो सब कुछ हो रहा है वो किस पे हो रहा है? इस पे। बट हमें इन सब के वेरिएशन के बाद भी एक इफेक्टिव वैल्यू मिलती है जो कि हमारी होती है आरएमएस वैल्यू। तो वो जो हमारे घरों में चीजें लगी हैं, डिवाइसेस लगे हैं, वो उस इफेक्टिव वैल्यू को महसूस कर पाते हैं। और वो कितना होता है हमारा? 220 वोल्ट्स के अराउंड होता है। तो 220 वोल्ट्स जो है घरों में, जिसकी हम बात करते हैं कि घरों में कितना वोल्टेज आता है, 220 वोल्ट्स। अरे वो तो अल्टरनेटिंग करंट होता है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है। तो फिर उसकी एक वैल्यू कैसे बता सकते हैं? तो वो जो एक वैल्यू हम लोग बताते हैं वो क्या है? वीआरएमएस। वो एक इफेक्टिव वैल्यू है, बट एक्चुअल में जो वोल्टेज होता है वो घटता बढ़ता है, और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 311.12 के आसपास होगा, अगर हमारा घर में 220 वोल्ट्स इफेक्टिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, और यही वैल्यू हमारी क्या होती रहती? घटती बढ़ती रहती। मैक्सिमम तो ये इतनी पहुंचती है, बट यही घटती बढ़ती रहती है। यानी कि इसके लिए जो हमारा बन जाएगा वोल्टेज का, तो ये हो जाएगा 311.12 साइन ओमेगा टी। ये है वैल्यू किसी भी टाइम पर, इसको कहते हैं हमारा इंस्टेंट वोल्टेज। किसी भी टाइम पर हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, ये उसका एक्सप्रेशन है। ये है मैक्सिमम वोल्टेज और ये है आरएमएस। तो ये आरएमएस इफेक्टिव वैल्यू ये है, और यही हमें घरों में जिस पे या मतलब कहीं पर भी जो डिवाइसेस लगी हैं उस पे इतनी इफेक्टिव वैल्यू उसको मिलती है। इसी तरीके से हम लोग करंट की वैल्यू भी फिर निकाल सकते हैं। करंट की भी इफेक्टिव वैल्यू ही आरएमएस वैल्यू होती है। क्लियर? तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमने पावर के फॉर्मूले में, एवरेज पावर के फॉर्मूले में वीआरएमएस और आईआरएमएस रखा है? क्यों? क्योंकि हम लोग जब वीआरएमएस निकल कर आया तब हम कह सकते हैं कि देख लीजिए सिंपल, हम लोग 220 इंटू जो भी करंट, मान लो 2 एम्पियर का करंट था, तो हम लोग 440 वॉट्स इसकी एवरेज पावर बता सकते हैं। ठीक है, तो वीआरएमएस हमारा एक कंप्लीट साइकिल में जो टोटल एक इफेक्टिव वैल्यू मिलती है वो होता है वीआरएमएस। इस तरीके से इफेक्टिव वैल्यू करंट की जो होती है वो आईआरएमएस होता है। ठीक है, तो ये हमें एक कांस्टेंट जैसी वैल्यू मिलती है, कांस्टेंट देखने में मिलती है ये वैल्यू वीआरएमएस, और इतनी ही कोई भी जो डिवाइस होता है वो उसको फील करता है। क्लियर? तो समझ पे आ गया, वीआरएमएस सिर्फ हमारा एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी मौजूद है। इसी वजह से ऐसा इसको पावर, एवरेज पावर के फॉर्मूले में इसको हम लोग को वीआरएमएस और आईआरएमएस रखना पड़ा, वीएम बाई √2 को, क्योंकि ये चीज हमने देखी है, ऑब्जर्व करी है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसके थ्रू। क्लियर? बात समझ पे आ गई? तो आई होप जो आपको चीजें थी वो समझ पे आई होंगी एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर के केस में, कि किस तरीके से जो रजिस्टर होता है वो बिहेव करता है जब उस पे लगता है एसी वोल्टेज। ठीक है, अब जो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे
वो पढ़ेंगे इंडक्टर के बारे में कि जब एसी वोल्टेज को इंडक्टर पे अप्लाई करते हैं तो कैसे इन 5 चीजों को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। किन 5 चीजों को? यही कि वोल्टेज, उसका रेजिस्टेंस, फिर करंट, उसके बाद यहां पर पावर की अगर बात करें एवरेज पावर, उसके बाद फिर फेजर डायग्राम। ठीक है, इन सब को हम लोग को देखना होता है हर जो कंपोनेंट है उसके केस में। क्लियर? तो थैंक यू।